बच्चा होता है और लेकिन ये थोड़ा सा काला था, सांवला बोल सकते हैं, थोड़ा सांवला था। तो राज्य में खुशी बहुत है कि राजकुमार आए हैं, लेकिन थोड़े काले हैं, राइट। तो खबर फैलती है, दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति को कहता है कि राजा को बेटा हुआ है लेकिन थोड़ा काला है। तीसरा चौथे को बोलता है, अरे तुमने सुना है? बोले क्या? राजा को बेटा हुआ है लेकिन काला है। बोले अच्छा। चौथा पांचवे को बोलता है, तुमने सुना? बोले क्या? बोले राजा को बेटा हुआ है। बोले हाँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक दोष है उसमें। बोले क्या? वो बहुत काला है। पांचवा छठे को बोलता है, अरे आश्चर्य हो गया। बोले क्या हो गया? मैंने सुना राजा को कौवे जैसा काला बेटा पैदा हुआ है। बोले अच्छा। तो सुनकर के हैरान रहता है, कौवे जैसा काला, हमारे राजा तो बड़े गोरे। और छठा सातवें को बोलता है, अरे भाई सृष्टि में क्या क्या चलता है समझ में नहीं आया, मैंने सुना राजा को कौवा पैदा हुआ है। तो ये कम्युनिकेशन, इसको कहते हैं मिसकम्युनिकेशन, राइट। ये आश्चर्य वाली बात नहीं है। हमको सुनने में लग सकता है, प्रभु जी क्या कहानी बताई, ये तो हम बच्चों को सुनाया करते हैं कभी कभार। नहीं, ये प्रैक्टिकली होता है। कॉर्पोरेट्स में आजकल एक गेम खिलवाते हैं, हो सकता है आप सब ने भी, कुछ ट्रेनर्स भी यहाँ पर हैं हमारे साथ, तो आप लोग गेम खिलवाते हैं क्या कि एक ग्रुप को आप खड़ा कर दीजिए एक सर्कल में, सपोज 30 पीपल, 30 एम्प्लॉयज़, उनको सर्कल में खड़ा कर दीजिए। पहले व्यक्ति के कान में कुछ बोलिए, एक लाइन बोलिए, है ना। मान लीजिए यही बोलिए, राजा को बेटा पैदा हुआ है, थोड़ा काला है। फिर वो दूसरे को बोलेगा, दूसरा तीसरे को बोलेगा, तीसरा चौथे को, ऐसे सर्कल में आते आते जो लास्ट व्यक्ति है 30th पर्सन, वो जब मैसेज रिपीट करेगा तो वो पूरा चेंज हो जाता है। ऐसे रेयरली कोई ग्रुप देखा गया है जिसने मैसेज, एक ही लाइन का मैसेज एज इट इज़ रिपीट किया है, पूरा मैसेज चेंज हो जाता है। तो ये आज की दुनिया में ऐसे बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। ऐसे लाइंस के बारे में होता है, वर्ड्स के बारे में, ऐसे एक्शंस के बारे में होता है। आपने कुछ एक पर्टिकुलर एक्शन करके दिखाया, सामने वाले को वही एक्शन रिपीट करना है, लेकिन जब लास्ट व्यक्ति आता है तो एक्शन पूरा बदल जाता है। सो इस प्रकार के कॉर्पोरेट गेम्स चलते हैं, इसलिए मिसकम्युनिकेशन आज की तारीख में ये बहुत ज़्यादा होता है, राइट। और इसके कारण रिलेशनशिप के ऊपर बहुत बड़े इश्यूज आते हैं। कई बार बात बहुत छोटी होती है लेकिन रिलेशनशिप बड़े बड़े टूट जाते हैं उसमें। सो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमें सीखना है। अब ये भी आश्चर्य की बात है कि अब मैं सैफरॉन में रह कर के हम कम्युनिकेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। यू सी, इसका इम्पोर्टेंस यहाँ पे इसलिए भी आता है क्योंकि हमारी सोसाइटी में हम जिनसे सेवा ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, सारे धोती कुर्ता में हैं, कोई अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, कोई सेटअप कर रहे हैं, कोई कैमरा सेट कर रहे हैं, कोई सैफरॉन में है, कोई वाइट में है। हम इनको कोई सैलरी नहीं दे रहे हैं और ना मुझे कोई सैलरी या ऑनरेरियम मिल रहा है यहाँ पे आकर के लेक्चर देने का। वी आर नॉट गेटिंग एनी सैलरी, एनी वेजेस। व्हाट इज़ द बिगेस्ट ड्राइविंग फोर्स? द बिगेस्ट ड्राइविंग फोर्स इज़ लव एंड ट्रस्ट। यहाँ पर व्यक्ति सिर्फ एक ही चीज़ के लिए आता है, वो भगवान से प्रेम करना चाहता है और भगवान के भक्तों से प्रेम करना चाहता है। और ऐसे ही भगवान के भक्त, क्योंकि वो भगवान से प्रेम करते हैं, इसलिए वही प्रेम वो दूसरों तक पहुंचाते हैं। सिर्फ इसी एक्सपेक्टेशन के साथ कोई व्यक्ति इस ऑर्गेनाइजेशन में आता है और अपना पूरा जीवन सरेंडर करता है। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, दे आर वेरी एजुकेटेड। जिन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, अनीश प्रभु, उन्होंने जर्मनी से अपना एमटेक किया है, राइट। और जो कैमरा संभाल रहे हैं वो भी बीटेक हैं, वो आईएसबी में फैकल्टी थे, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में, जो भी यहाँ पे कैमरा संभाल रहे हैं। सो ऐसे हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, तो मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। पॉइंट इज़, वो लाखों के पैकेजेस छोड़ करके आए और आने वाले समय में उनके पैकेजेस करोड़ों में भी जाते हैं। सो वी आर नॉट पेइंग एनीथिंग टू गेट द वर्क डन। बाहर की दुनिया में काम करवाने के लिए वी पे। अगर कोई व्यक्ति काम नहीं करेगा, फायर एंड हायर द नेक्स्ट, उसको निकालो, दूसरे से काम करवाओगे। लोगों को काम करने वाले कोई कमी नहीं है, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। इसलिए हाउ टू कीप पीपल मोटिवेटेड एंड हाउ टू गेट द वर्क डन, इट्स मोर डिफ़िकल्ट इन दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। मंदिर के समुदायों में काम करवाना, लोगों को मेहनत करवाना बहुत ज़्यादा कठिन है। देयरफॉर दिस टॉपिक इज़ इवन मोर रेलेवेंट फॉर अस,
कि हम कम्युनिकेट किस प्रकार करें कि सामने वाला हर्ट फील ना हो, लेकिन इतना एंथुसियास्टिक फील करे कि ना सिर्फ एक सेवा करे बल्कि पूरा जीवन ही अपना देना चाहे. सो वर्ड्स वैल्यू अलॉट. इसलिए कम्युनिकेशन हैज़ ट्रिमेंडस पावर. अगर कोई व्यक्ति सीख जाए कैसे प्रॉपरली कम्युनिकेट करना है, माइंड यू, हिज वर्ड्स कैन प्ले द एंटायर वर्ल्ड. पूरी दुनिया उसके शब्दों पर नाच सकती है. The words have that much power, right? And one of the biggest problems in communication is misunderstanding. Yeah, is misunderstanding. Misunderstandings, इसको हिंदी में कहते हैं गलत फहमियाँ. ये गलत फहमियाँ कभी भी हो सकती हैं, किसी को भी हो सकती हैं. And research says more than 90% of the problems or conflicts are based on misunderstandings. 90% से ज़्यादा समस्याएं सिर्फ गलत फहमियों की वजह से होती हैं. पीपल डोंट कम्युनिकेट. लोग बात ही नहीं करते हैं. सिर्फ मैंने ये समझा, आपने वो समझा, हम दोनों ने ये समझा और पूरा सीन क्रिएट हो गया. सो लोग इतनी गलत फहमी में जीते हैं जिसकी कोई हद नहीं है. आई टेल यू वन स्टोरी. ये रियल स्टोरी है. एक बार हमारे एक सन्यासी हैं जो गुरु की सेवा निभा रहे हैं, श्री श्रीमद राधानाथ स्वामी महाराज. उनके 2 शिष्य थे. माता थी इटालियन और प्रभु जी थे इंग्लैंड के. दोनों की शादी हुई और दोनों साथ में रह रहे हैं, राइट. और लगभग 10 साल बाद दोनों अपने गुरु के पास आते हैं एकदम फ्रस्ट्रेशन में और कहते हैं कि गुरु महाराज हम लोग डाइवोर्स चाहते हैं, वी वांट टू सेपरेट. बोले क्यों, क्या हो गया? मैंने शादी कराई एंड ऐसी दोनों के दोनों आप लोग बहुत अच्छे भक्त हो, ऐसा क्या हो गया कि आप लोग डाइवोर्स की स्थिति में जा रहे हो? तो प्रभु जी बोलते हैं शी डजेंट वैल्यू मी. ये मेरी परवाह नहीं करती, ये मेरा महत्व नहीं समझती. लेकिन क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोले हर रोज़ मुझे ब्रेड का जो लास्ट वाला पीस है, जो लास्ट में रहता है ना ब्राउन पीस, ब्रेड का पैकेट आप देखेंगे तो नीचे और ऊपर जो ब्राउन पीस रहता है जो कैप के समान रहता है, बोले वो हर रोज़ मुझे वो देती. हम इसको फेंकते हैं, हम गली के कुत्तों को खिलाते हैं या भिखारियों को देते हैं. एंड शी गिव्स मी दैट पीस ऑफ ब्रेड एवरी सिंगल डे फॉर लास्ट 10 years. शी डजंट लव्स मी. और माता तो सिर पकड़ लेती है सुन करके, बाप रे. बोले इटली में सबसे अच्छा पीस उसी को माना जाता है. बाकी जो बीच का है उसको इतना अच्छा नहीं माना जाता. इन इटली सबसे न्यूट्रिशियस अच्छा जो पीस है वो उसको दिया जाता है. एंड वी सर्व दैट पीस टू दी वन हुम वी लव मोस्ट. तो मैं तो बड़े प्रेम से उनको दे रही थी और इनको लग रहा है कि मैं उनसे प्रेम नहीं करती हूँ. नाउ दी हाइट इज 10 साल हो गए, ना इसने उनको बोला ना उसने इनको बोला. बिना बात के मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई, घर में झगड़े बढ़ते गए. इस स्थिति तक आ गए कि अभी गुरु के सामने बैठकर बोल रहे हैं हम डाइवोर्स लेना चाहते हैं. सो दिस इज़ हाउ मिसअंडरस्टैंडिंग वर्क्स. कैन यू इमेजिन? ऐसे ढेरों केसेस हैं जिसके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं. सो पॉइंट इज़ ये हमारे जीवन में बहुत कॉमन है. कई सारे लोग आप देखेंगे जीवन के अलग अलग पड़ाव में आप लोग अलग अलग प्रॉब्लम्स या फिर चुनौतियाँ, चैलेंजेस से गुजरेंगे. और कई बार वो चुनौतियाँ ऐसी होती है जिसकी ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंस नहीं है. हम सिर्फ मन ही मन सोच के उसको बड़ा बना लेते हैं, राइट. तो जैसे कई बार होता है ना कि यहाँ पे मान लीजिए एक छोटा सा कीड़ा है, लेकिन लाइट से दूसरे से फोकस करेंगे तो उसका रिफ्लेक्शन बहुत बड़ा दिखेगा. उसी प्रकार से प्रॉब्लम छोटी सी होती है लेकिन हम लोग सोच को एकदम उसको राक्षस जैसा बड़ा बना लेते हैं, राइट. सो एक और स्टोरी है इसमें. एक बार 5 खरगोश होते हैं और वो 5 खरगोश क्या करते हैं, वो पूरे जंगल में फेमस होते हैं. वो पांचों के पांचों बहुत नटखट होते हैं, पूरे जंगल में बहुत फेमस हैं. सभी जानवरों से उनका रिलेशन अच्छा है और उनकी विशेषता ये है कि ये 5 खरगोश जो हैं ये खबरी हैं. पूरे जंगल की खबर इधर से उधर ट्रांसफ़र करते हैं, इसकी खबर उसको, उसकी खबर उसको. तो जब भी जाते हैं तो सबको अपनी लेटेस्ट न्यूज़ वहाँ से मिल जाती है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो खबर बताने आए, राइट. तो दे न्यू एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द फॉरेस्ट. तो एक बार ये 5 के 5 बैठे होते हैं पेड़ के नीचे और
अचानक से उनको एक बहुत अजीब सी आवाज़ आती है, बहुत अजीब सी आवाज़ आती है जो उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं सुनी। तो उस आवाज़ को सुनकर के थोड़ा सा वो घबरा जाते हैं, पहले तो ध्यान नहीं देते हैं, फिर जब दोबारा आती है थोड़ी देर बाद तो घबरा जाते हैं। फिर एक खरगोश दूसरे को बोलता है, हे तुमने आवाज़ सुनी? वो आवाज़ सुनी? कौन सी आवाज़? बोले सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। तो वो भी सुनता है, फिर वो अजीब सी आवाज़ आती है, तो ये भी घबरा जाता है, बोले चल क्या रहा है। तो ऐसे पांचों खरगोश को पता पड़ जाता है, पांचों ध्यान से सुनते हैं, वो अजीब सी आवाज़ आ रही है, धीरे धीरे आ रही है, कहीं कहाँ से आ रही है पता नहीं चल रहा। वो इतने घबरा जाते हैं कि एक खरगोश बोलता है, मैंने सुना है बहुत पहले हमारे जंगल में एक बहुत बड़ा राक्षस हुआ करता था। वो राक्षस बहुत अजीब तरीके से चिल्लाता था, और वो राक्षस क्या करता था, सारे जानवरों को खा जाता था। तो मुझे तो लग रहा है वही राक्षस है। इतने साल हो गए मैंने जंगल में कभी ऐसी आवाज़ नहीं सुनी, मुझे लग रहा है उसी राक्षस की आवाज़ है। फिर दूसरा बोलता है, हाँ मैंने भी सुनी उस राक्षस की कहानी, हाँ ज़रूर वही राक्षस हो सकता है। तो तीसरा तो सुन करके इतना डर जाता है, बोले भागो यहाँ से। तो पाँचों के पाँचों भागना चालू कर देते हैं। जब भागते हैं बहुत तेज़ी से, जान बचा के, भागो भागो भागो, राक्षस आ रहा है राक्षस आ रहा है। तो इधर से लोमड़ी मिल जाती है, लोमड़ी पूछती है, अरे कहाँ जा रहे हो? अरे अरे भागो भागो, जान कर परवाह है, ये राक्षस आ रहे हो। कौन सा राक्षस? अरे वो पुराना राक्षस जिसके बारे में हमने सुना था। बोले अच्छा, तुमको कैसे पता? अरे इतना समय नहीं है, भागो भागो। तो लोमड़ी इतनी घबरा जाती है, और लोमड़ी का ट्रस्ट होता है क्योंकि भैया खरगोशों को देखा है, हर जगह खबर बताते हैं, तो कुछ भी बोल रहे हैं गलत तो नहीं बोल रहे होंगे। तो वो भी भागना चालू कर देती है। लोमड़ी भागती है, खरगोश भागते हैं, इतने में पीछे भालू आ जाता है। तो भालू को पूछते हैं, भागो भागो, वो भी सेम सीन चलता है। तब भालू, फिर शेर, फिर हाथी, फिर राइनो, जंगल के कितने जानवर भागने लग जाते हैं। तो भागते भागते जाते हैं, एक बूढ़ा शेर उनको देख लेता है, राइट। तो बूढ़ा शेर देख रहा है कि जंगल के बहुत सारे जानवर भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं। तो पूछता क्या हुआ? बोलता है नहीं नहीं, बताने का समय नहीं है। क्यों, क्या हुआ? क्या? राक्षस आ रहा है, राक्षस सबको खा जाएगा। अरे कौन सा राक्षस? तो बताते नहीं, लोग भागते जाते हैं। तो उसी झुंड में एक छोटा शेर भी होता है, शेर का बच्चा मान लीजिए, राइट। तो उसको पकड़ लेते हैं, रुको। बोले क्या हुआ बताओ? बोले वो राक्षस आ रहा है, मैंने सुना। बोले कौन सा राक्षस? बोले नहीं, इतना नहीं पता, बस मैंने सुना राक्षस आ रहा है तो भागना है, तो मैं भाग रहा था। तुमने किससे सुना? बोले मैंने हाथी से सुना। अच्छा ठीक है। तो शेर भागता है, हाथी को पकड़ता है, अरे हाथी रुको रुको। बोले क्या हुआ, क्यों भाग रहे हो? वो राक्षस आ रहा है, राक्षस। कौन सा राक्षस आ रहा है? नहीं मुझे नहीं पता कौन सा, सब भाग रहे हैं तो मैं भी भाग रहा हूँ। तुमने किससे सुना? तो एक के बाद एक दूसरे का नाम बताते रहते हैं। फाइनली आते हैं खरगोश पे। तो खरगोश को पकड़ के रोकते हैं, क्या हुआ, कौन सा राक्षस आ रहा है? अरे वो हमने कहानी सुनी थी बहुत पहले कि जंगल में एक राक्षस हुआ करता था, वो बहुत खतरनाक आवाज़ निकलता था, तो वो आ रहा है। तो तुमको कैसे पता आ रहा है? बोले हमने आवाज़ सुनी उसकी। बोले अच्छा, कौन सी आवाज़? तो वो निकाल के दिखाते हैं। बोले मुझे बता सकते हो कहाँ से आएगी? बोले नहीं नहीं, मरना थोड़ी है, वहाँ पे कौन जाएगा, वहाँ पे तो राक्षस है, हम नहीं जाएंगे। तो शेर बहुत ज़ोर से दहाड़ता है। तो समझ जाते हैं भाई अगर मरना है तो इसके मुख से मरना पड़ेगा, नहीं तो राक्षस के। तो चलिए लेके चलते हैं। तो उनको लेके जाते हैं, डर डर के लेके जाते हैं उस पेड़ के नीचे। बोलते हैं आप थोड़ी देर रुकिए, आपको आवाज़ आएगी। तो जैसे थोड़ी देर रुकते हैं, वाकई में आवाज़ आती, बहुत अजीब सी आवाज़, पहले कभी सुनी नहीं। तो शेर इधर उधर देखता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता। फिर थोड़ी देर और रुकता है, फिर वापस आवाज़ आती। तो देखता है हाँ ये पेड़ के पीछे से आ रही, तो एकदम पेड़ के पीछे जंप मारता है। तो वहाँ जैसे जंप मारता है वो किस में गिरता है? पानी में। एक पानी का गड्ढा होता है, उसमें गिर जाता है, राइट। तो जैसे ही गिर जाता है तो बहुत ज़ोर से छपाक की आवाज़ आती है, और तो ये जानवर इतने डर जाते हैं कि आवाज़ बहुत तेज़ बढ़ गई है, ऐसा लगता है राक्षस ने शेर को खा लिया है, राक्षस ने शेर को खा लिया। तो वो भागना चालू कर देते। फिर शेर रोकता है, अरे रुको रुको रुको। बोले ध्यान से सुनो, ये कोई राक्षस नहीं है, ये पेड़ से फल नीचे पानी में गिर रहा है, जिसकी आवाज़ तुमने पहले कभी नहीं सुनी। तो ये फल गिरता है, उसकी आवाज़ सुनते हैं तब बोले अरे बाप रे, क्या इतना छोटा सा मैटर पूरा जंगल में हाहाकार मच गया, राइट। सो दिस इज़ हाउ इट हैपन्स। कई बार बात छोटी सी होती है लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ जाती है जिसकी हद नहीं, और कई बार लोगों के जीवन पे बात आ जाती है। इसलिए इट इज़ सेड द वर्स्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल इज़ मिसअंडरस्टैंडिंग। भले ही दो व्यक्ति आपस में खड़े हों आमने सामने,
जब आपने देखा होगा, जब दोनों के बीच में बनती नहीं ना, लड़ाई होती है, तो दोनों चिल्लाना चालू करते हैं। ये भी बहुत तेज चिल्लाएगा, ये भी बहुत तेज चिल्लाए। चिल्ला क्यों रहे हो भाई, सामने ही खड़े हो ना, धीरे भी तो बोल सकते हैं, आवाज़ तो जा ही रही है। चिल्ला इसलिए रहे हैं बिकॉज हृदय की दूरी बढ़ चुकी है, द हार्ट हैज़ गॉन फार। भले ही व्यक्ति सामने है लेकिन हार्ट इज़ टू फार, इसलिए द वर्स्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल इज़ मिसअंडरस्टैंडिंग। शास्त्रों से एग्जाम्पल लें तो एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल आता है वाली और सुग्रीव का, राइट। आप सभी जानते हैं इनकी स्टोरी। वाली और सुग्रीव दोनों साथ में थे। एक बार गुफा में से एक राक्षस की आवाज़ आ रही थी। ये असली राक्षस था, ये इमेजिनरी नहीं था। तो एक राक्षस की आवाज़ आ रही थी, तो वाली उससे लड़ने गया, राइट। मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो वाली उससे लड़ने गया, जंगल में लड़ते हैं लड़ते लड़ते धीरे धीरे वो गुफा में प्रवेश किए। वो राक्षस अंदर जा रहा है और वाली भी अंदर गया, और वाली ने सुग्रीव को बोला कि सुग्रीव, मैं इसको कुछ ही देर में ख़त्म करके आ जाऊँगा। अगर इस निर्धारित समय के बाद मैं नहीं आया तो तुम यहाँ से चले जाना, समझ लेना कि मैं मर चुका हूँ। तो ठीक है साहब, सुग्रीव बाहर वेट कर रहे हैं और वाली अंदर जा रहे हैं राक्षस के पीछे। तो ऐसे करते करते कई दिन निकल जाते हैं, लेकिन वाली और राक्षस किसी का नामो निशान नहीं है। और कई दिनों के बाद सुग्रीव को बाहर बहुत तेज आवाज़ आती है, जैसे कोई मरा है, और खून भी दिखाई देता है। तो उसको क्या लगता है कि वाली मर गया, राइट। उसको लगता है वाली मर गया, और राक्षस बाहर ना आ जाए इसलिए वो गुफा का मुख बहुत बड़े पत्थर से ढक के चला जाता है कि राक्षस को पता ना पड़े कि दरवाज़ा किधर है, वो बाहर ना आ पाए। अभी वाली और सुग्रीव में से वाली बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। अगर वाली मर गया तो सुग्रीव का तो कोई चांस नहीं कि वो राक्षस को मार दे, राइट। इसलिए वो बाकी सबको बचाने के लिए गुफा को बंद करके चला जाता है। और यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है कि कई दिनों की लड़ाई के बाद वाली उस राक्षस को मार देता है और अभी बाहर आना चाहता है। जब बाहर आना चाहता है तो देखता है उसको गुफा का मुख नहीं दिख रहा है। बहुत देर ढूंढने के बाद अंधेरे में उसको समझ में आया कि ये मुख है और यहाँ पर किसी ने इसको पत्थर से ढक दिया है। किसने ढका? सुग्रीव ने। क्यों ढका? मेरे राज्य के पीछे है वो, मेरा राज्य प्राप्त करना चाहता है, वो राजा बनना चाहता है, इसलिए मुझे यहाँ पर मरने के लिए छोड़ के गया वो। उसके मन में ये डाउट आया, राइट। तो बड़ी मेहनत करके उसने उस पत्थर को हटाया वहाँ से और सीधा गया अपने राज्य में। तो उसके बाहर आते आते कई दिन निकल गए थे और यहाँ पर राज्य में शोक हो रहा था, शोक वगैरह होकर के ख़त्म हो गया। अब इसके बाद सुग्रीव को राजा बना दिया गया। तो सुग्रीव राजगद्दी पर बैठे हैं और वाली की वहाँ पर एंट्री होती है, राइट। तो वाली देखता है कि सुग्रीव अभी राजा बन चुके हैं। तो क्या फर्स्ट थॉट उसके मन में आया? हेंस प्रूव्ड, जो मैं सोच रहा था कि सुग्रीव राजा बनने के लिए कर रहा था वो एकदम सही बात है। अभी देखो मुझे ऐसा करके वो राजा बन गया। उसको इतना क्रोध आता है, इतना क्रोध आता है कि वहीं से छलांग लगा के सुग्रीव के पास आता है, उनको मारना चालू कर देता है। सुग्रीव बोल रहा है, अरे भैया आप आ गए। वो इतना खुश है, वो उनसे बात करना चाह रहा है, गले लगाना चाह रहा है, लेकिन वाली उसको मारा पीटी चालू कर दिया। उसको बोलने का मौका ही नहीं दे रहा है। इज़ नॉट गिविंग हिम अ चांस टू स्पीक। अरे रुको तो सही, कुछ बोलने का मौका तो दो, कुछ क्लैरिफाई करने का मौका तो दो। कुछ नहीं, मार रहा है मार रहा है मार रहा है। और सुग्रीव अपनी जान बचाने के लिए भागना चालू करता है। भागता है, पूरी स्टोरी आप जानते हैं। इतने जंगल में भागता है, फाइनली ऋष्यमुख पर्वत पे जाकर के वो अपनी शरण ग्रहण करता है कि वहाँ पर एक ऋषि ने वाली को श्राप दिया था कि अगर तुम यहाँ पर आओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, राइट। तो वाली ने वो मिसअंडरस्टैंडिंग कितने समय तक कैरी करी। बाद में भगवान राम आते हैं और भगवान राम को फाइनली वाली को मारना पड़ा। तो जब वाली मरा तब उसको समझ में आया क्या बड़ी गलती हुई। तो ये छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग देखो कितना बड़ा लेसन हमको दे सकती है कि हमारे शास्त्रों में ये स्टोरी है। पॉइंट इज, उन्होंने उनको बोलने का मौका नहीं दिया, ना उनको बोलने का मौका दिया, ना ये सुनने के लिए तैयार था। अगर वो बोलने देता और ये सुनता एक बार ध्यानपूर्वक से तो कोई मैटर ही नहीं था। अभी भी वाली राज करता होता, पूरा राज अच्छे से चलता, राइट। लेकिन वैसा हुआ नहीं। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। इसलिए हम लोग भक्तों के समाज में हम देते हैं भगवत गीता श्रीमद् भागवतम के ऊपर ट्रेनिंग, लेकिन जब नए भक्त लोग आते हैं तब हम इस प्रकार के सेशंस बहुत ज़रूर लेते हैं। क्योंकि
देखो, परिवार में दो लोगों का रहना कई बार आप समझ सकते हैं, दो लोगों में कितनी लड़ाई झगड़े होते हैं। हम लोग 100 ब्रह्मचारी एक साथ रहते हैं एक ही बिल्डिंग में और हमारे एक कमरे में 24 लोग हैं, दूसरे कमरे में 18 लोग हैं और सब साथ में मिलकर के सेवा कर रहे हैं, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स कई बार हो जाती हैं। सो इस प्रकार के लेसन्स हमको देना पड़ते हैं दैट डू नॉट स्टॉप कम्युनिकेशन। कम्युनिकेट कीजिए, क्या मैटर है, दोनों साथ में बैठिए, विनम्र होकर के एक दूसरे से बातचीत कीजिए, मैटर क्या है समझिए, उसके बाद निष्कर्ष निकालिए। डोंट जंप टू द कंक्लूजन इमीडिएटली। अगर आप लोगों से नहीं हो पा रहा है, टेक हेल्प ऑफ अ सीनियर, एक सीनियर की हेल्प लो, उसको साथ में बिठाओ, बट हैव कम्युनिकेशन। व्हेन द कम्युनिकेशन स्टॉप्स, प्रॉब्लम ग्रोज टू द इन्फिनिटी लेवल। उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, राइट? इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग्स के साथ साथ एक और बहुत बड़ी समस्या है। आप लोग बताइएगा, मैं आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ। ये राम भरत मिलाप की सीन है, राइट? तो जब राम को वनवास मिलता है तो राम तो बहुत प्रेम से उसको स्वीकार करते हैं, विदाउट एनी ग्रजेस। उनके हृदय में किसी के लिए कोई ग्रज नहीं है, अपने पिता के लिए भी नहीं, माता के लिए भी नहीं, कैके के लिए, किसी के लिए नहीं। लेकिन लक्ष्मण अंदर से भरे हुए, और लक्ष्मण भरे हुए हैं, और विशेषकर किसके ऊपर? भरत के ऊपर, क्योंकि भरत की इच्छा है राजा बनने की, इसलिए अपनी माँ के थ्रू उसने ये सब करवाया, राइट? तो कुछ दिनों के बाद जब भरत आते हैं, उनको सब कुछ पता चलता है, तो वो तो सहन नहीं कर पाते। वो अपनी माँ को भी मारना चाहते थे, पर क्योंकि वो स्त्री है और माँ है इसलिए कुछ करते नहीं। तो वो निश्चित करते हैं कि मैं राम को वापस लेकर के आऊँगा। और जब वो जाना चाहते हैं तो उनके साथ पूरी प्रजा जाती है, और रास्ते में रोड बनाते हुए जाते हैं कि हम राम को वापस लेकर के आएंगे। तो लक्ष्मण जा रहे हैं, भरत जा रहे हैं पूरी प्रजा के साथ, और ये वन में दूर से देखते हैं राम और लक्ष्मण कि धुआं उठ रहा है। ऐसा लग रहा है कोई सेना आ रही है, धूल का धुआं उठ रहा है, ऐसा लग रहा है कोई सेना आ रही है। तो लक्ष्मण पेड़ पर चढ़ते हैं, पेड़ पर चढ़ के देखते हैं, और उनको दूर से दिखता है कि ये छतरी, ये तो हमारे पिताजी की छतरी है जो युद्ध में यूज़ करते थे वो। और उसके नीचे कौन है? जब थोड़ा और नज़दीक आते हैं, अरे ये तो भरत है, मतलब उसने हमारे पिताजी की छतरी, अभी पिताजी का सिंहासन ले लिया है, और वो आ रहा है। क्यों आ रहा है? उससे सहन नहीं हो रहा है। राम अभी भी जीवित कैसे है? राम को मरना चाहिए, इसलिए राम को मारने के लिए आ रहा है। तो ये सोच सोच के लक्ष्मण इतने ज़्यादा क्रोधित हो रहे हैं, इतने ज़्यादा क्रोधित हो रहे हैं, इस वर्णन आता है जैसे सांप फुफकारता है, ऐसे लक्ष्मण की सांसें जोर जोर से चल रही कि इसकी इतनी हिम्मत, राम को मारने के लिए आ रहा है, राज्य लेकर भी इसका पेट नहीं भरा, अब मैं सिखाऊंगा उसको, अब बताऊंगा मैं उसको। और नीचे उतर के राम के सामने बोलते रहते हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं इसको, ये आ रहा है, मैं उसको बताऊंगा। राम शांत करते हैं, अरे एंग्री यंग मैन, शांत हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जानता हूँ भरत को, वो मुझे बहुत प्रेम करता है, वो कभी राज्य के लोभ में नहीं आएगा। तो राम बहुत अच्छे लेसन्स दे करके लक्ष्मण को शांत करते हैं। लक्ष्मण शांत होते हैं, अंदर से क्रोध है लेकिन फिर भी बोलते हैं तुम बीच में नहीं बोलना, मैं डील करूँगा, ठीक है भैया। तो वो खड़े हो जाते हैं। और उसके बाद जब भरत आते हैं तो इतनी ग्लानि, इतने शोक, इतने दुख में आते हैं। जिस तरीके से राम के साथ मिलते हैं, जिसने राम भरत मिलाप को वो एपिसोड पढ़ा हो रामायण में या देखा हो, तो संभव ही नहीं कि व्यक्ति रोया ना हो, राइट? तो ये देख करके लक्ष्मण को इतना दुख होता है कि यार कितना अच्छा व्यक्ति है, लेकिन मैं इसको क्या समझ रहा था, राइट? अगर राम नहीं होते तो पक्का लक्ष्मण आक्रमण करता, वो सुनने का मौका नहीं देता। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक दूसरे को सुने। अगर हम में इतनी क्षमता नहीं है तो किसी तीसरे व्यक्ति को रखें। सो व्हाट इज़ थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ अजम्पशंस। वी अज्यूम, हम लोग अनुमान लगाते हैं, हमारे मन ही मन हम खिचड़ी पका लेते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है, इसने मेरे साथ ऐसा बुरा किया, इसने मुझे उस समय ऐसा बोला था। सो ये अजम्पशन बहुत बड़ी समस्या है। अब मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है लेकिन समय बहुत कम है, फिर भी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपके सामने बताता हूँ। तो मैं कुछ टैप करूँगा, राइट? उस टैप से मैं कुछ गाने की धुन बजाऊँगा, आपको बताना है कौन सा गाना है। रेडी? रेडी? मैं टैप करूँगा, गाऊँगा नहीं, ऐसे टैप करूँगा, आपको सिर्फ टैपिंग सुनना और बताना है कौन सा गाना है, ठीक है? कौन बता सकता है? नहीं?
कोई नहीं, दोबारा बजाऊं? एनी गेस? या कितने लोगों ने सही निकाला? 1 2, ओनली 2 3 अब पीछे एक 4. सो वी हैव एन ऑडियंस, और इसमें से सिर्फ 4 लोग गैस कर पाए, राइट? लेकिन मेरे मन में ये मेलोडी एकदम क्लियर थी. मुझे पता है कि मैं क्या गा रहा हूँ मन ही मन में और क्या प्ले कर रहा हूँ, राइट? लेकिन आप लोग उसको गैस नहीं कर पा रहे थे. तो ऐसे ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई थी जिसमें एक ग्रुप को इस प्रकार से किसी को बताया गया कि आप लोग टैपर्स हैं, उनको मन ही मन गाना सोच करके इस प्रकार से टैपिंग करना था, और दूसरे लोग लिसनर्स थे, उनको गेस करना था ये कौन सा गाना है, राइट? तो टैपर से पूछा गया कि आपने मन में सोच लिया कौन सा गाना है? बोले हाँ. आप बजा सकते हैं? बोले हाँ बजा सकते हैं, ईजी है. तो आपको क्या लगता है कितने लोग समझ जाएंगे? अरे ईजिली 50% तो समझ ही जाएंगे. इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, बहुत आसान है, 50% तो समझ ही जाएंगे. बोले अच्छा ठीक है बजाइए. तो जब उन्होंने बजाना चालू किया तो 120 गाने बजाए अलग अलग. उनमें से सिर्फ 3 गाने गैस कर पाए लोग. कैन यू इमेजिन? ओनली 3 songs वर गेस्ड. तो जो प्रोबेबिलिटी है 40 में से एक गाना, या फिर 40 लोगों में से एक व्यक्ति, इस प्रकार से भी अनुमान लगा सकते हैं. सो इतना रेयर है. तो व्यक्ति, उसके मन में मेलोडी चल रही है, वो कॉन्फिडेंट है कि हाँ 50% लोग तो समझ ही जाएंगे, और जब वो कम्युनिकेट करता है तो समझते कितने हैं? 1 या 2, 1 और 2 हार्डली. तो यहाँ पर होता है मिसकम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन गैप्स यहाँ पर क्रिएट होते हैं. इसी प्रकार से वर्ड्स में भी होता है. हमारे मन में बहुत क्लियर है कि हम क्या कहना चाहते हैं, हमें पूरा कंप्लीटली क्लियर कि मुझे क्या काम करवाना है, मेरे कलीग्स को कुछ देना है, या मेरे एम्प्लॉय को कुछ देना है, या फिर मेरे पार्टनर से कुछ बोलना है, या फिर मेरे फ्रेंड्स को कुछ बोलना है. सो वी आर वेरी क्लियर मैं क्या बोलना चाहता हूँ. लेकिन हम बोल देते हैं, सामने वाला हो सकता है वो मैसेज क्लियरली समझ ना पाए, वो दूसरा कुछ कर देगा, दूसरा कुछ समझ जाएगा. ऐसा होता है? किसके साथ हुआ ऐसा? हाँ, मैक्सिमम के साथ होता है, राइट? तो यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप आ जाता है. और प्रॉब्लम किसकी है? प्रॉब्लम टैपर की है. मतलब जो कम्युनिकेट कर रहा है ये उसकी प्रॉब्लम है. वो अज्यूम कर लेता है, वो अनुमान लगा लेता है, या फिर अज्यूम कर लेता है कि हाँ सामने वाले ने समझ लिया, लेकिन ऐसा होता नहीं है. इसलिए अगर सामने वाला कभी गलती से आपसे क्लैरिफिकेशन चाहता है, अगर सामने वाला कभी दोबारा पूछना चाहता है, अगर सामने वाला कुछ गलत रिजल्ट्स दे देता है, तो हमें गुस्सा नहीं होना चाहिए. वी शुड नेवर गेट एंग्री, वी शुड नेवर गेट इरिटेट नहीं होना चाहिए, फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए. हमें समझना चाहिए कि हम अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाए, हम क्लियरली वो चीज़ समझा नहीं पाए. इसलिए अजम्पशंस मेक अ बिग कम्युनिकेशन गैप. सो यहाँ पर ये होता है, हम रिवील करते हैं इतना, सामने वाला सुनता है इतना, और लोग की जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो बीच में इतनी सी. तो हमें लगता है कि हमने 100% कन्वे कर दिया है, सामने वाले को भी लगता है सामने वाले ने 100% सुन लिया है, और दोनों की अंडरस्टैंडिंग कितनी होती है? बहुत नैरो, राइट? एंड द रिसर्च सेज कि जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो हमारे जो वर्ड्स होते हैं वो सिर्फ 7% समझ में आते हैं. वी कम्युनिकेट विद अवर वर्ड्स, वी कम्युनिकेट विद अवर बॉडी मूवमेंट्स, एंड वी कम्युनिकेट विद अवर वॉइस टोन एंड मॉड्यूलेशन, राइट? तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से कुछ कम्युनिकेशन होता है. और जब हम वर्ड्स बोलते हैं उनका इम्पैक्ट कितना होता है? सिर्फ 7%. 93% इम्पैक्ट होता है बॉडी मूवमेंट्स और वॉइस टोन मॉड्यूलेशंस का. उसमें भी 55% बॉडी मूवमेंट्स का होता है, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, हमारे हाथ पैर हिलाने तरीके, और 38% वॉइस टोन और मॉड्यूलेशंस का, राइट? जैसे इस्कॉन में जो भक्त लोग हैं वो समझ सकते हैं, हमारे कुछ शब्द ऐसे हैं आप उसको किसी भी परिस्थिति में लगाओ वो परफेक्टली फिट बैठेंगे. जैसे एक शब्द है हरि बोल, राइट? अब ये हरि बोल क्या है? शिवराज सिंह जी आए थे कुछ समय पहले, स्टेज पे चढ़े थे, आपने देखा होगा वीडियो. तो हमारे श्रीमद् भक्ति प्रेम स्वामी महाराज से पूछते हैं कि महाराज ये हरि बोल क्या है? हरि बोल
तो महाराज बताते हैं कि हरि बोल मतलब हम सबको प्रेरित कर रहे हैं भगवान का नाम लेने के लिए, हरि बोल ऐसा करेंगे। बोले अच्छा ठीक है। तो स्टेज पे चढ़ के उन्होंने कीर्तन करना चालू कर दिया, हरि बोल हरे कृष्णा। वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था। इट वॉज द फर्स्ट टाइम एनी चीफ मिनिस्टर केम एंड ही वॉज सिंगिंग सो वंडरफुली। और फिर डांस, महाराज ने डांस करवाना चालू कर दिया, वो भी डांस कर रहे हैं, महाराज भी डांस कर रहे हैं, पूरी जनता डांस कर रही है। सो हरि बोल ऐसा शब्द है, इट फिट्स एनीवेयर। अगर किसी का वेलकम करना है तो हम 3 बार हरि बोल के स्वागत करते हैं, हरि बोल। अगर कोई चला गया उसका तो हरि बोल हो गया। अगर कुछ किसी को बुलाना है, ए हरि बोल इधर आओ, तो हरि बोल कह के बुलाते हैं। किसी के मतलब परेशान हो गए, क्या हरि बोल, दुखी कर दिया उसने। सो हरि बोल ऐसा शब्द है, इट फिट्स एवरीवेयर। किस सेंस में यूज़ कर रहे हो, तो शब्द तो एक ही है, मतलब उसका नहीं बदलेगा, लेकिन बॉडी मूवमेंट और वॉइस मॉड्यूलेशन इट चेंजेस द मीनिंग एंटायरली। ऐसे ही बहुत सारे शब्द होते हैं, बहुत सारे वाक्य होते हैं, ये डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार से बोल रहे हैं। एंड यू सी वर्ड्स आर वेरी वैल्यूएबल। हम देखेंगे कृष्ण गीता में एक बहुत सुंदर श्लोक कोट करते हैं, मैं उसको अभी दिखा देता हूँ, वैसे मैंने उसको बात के लिए रखा था। अनुद्वेगकरं वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यद स्वाध्यायाभ्यासनम चैव वाङ्मयं तप उच्यते। भगवान कह रहे हैं, ये 17वें अध्याय का 15वां श्लोक है, जिसमें कह रहे हैं कि हमारे शब्द कैसे होने चाहिए। हमारे शब्द होने चाहिए अनुद्वेगकरम वाक्यम, ऐसे हो जिनसे किसी को उद्वेग पैदा ना हो। उद्वेग मीन्स एजिटेशन। शब्द ऐसे हो जिनसे कोई व्यक्ति एजिटेट ना हो। नहीं तो कई बार होता है ना कि व्यक्ति इस तरीके से बोलता है, इतनी तीखी जीवान से बोलता है कि थोड़ा सा कुछ सुनो सीधा दिल में तीर की तरह जाकर के चुभता है। इसलिए लोग कई बार दिल में तीर बताते हैं। सो सीधा दिल में तीर की तरह जाकर के चुभता है, वो होते हैं उद्वेग पैदा करने वाले। और वास्तव में सनातन धर्म में इसको भी हिंसा बताई गई है। हिंसा सिर्फ ये नहीं कि हम किसी के शरीर को आहत पहुँचाएं, हिंसा ये भी है कि हमारे शब्दों से भी अगर कोई व्यक्ति दुखी हो रहा है, हमारे हाव भाव से भी अगर किसी को दुख पहुंच रहा है, तो वो भी हिंसा है, राइट। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि हमारे शब्द बहुत मीठे होने चाहिए। और गुरु महाराज वॉज इम्पेकेबल ऑन दिस पॉइंट। जो लोग हमारे गुरु महाराज से मिले, श्री श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी महाराज से, इतना मीठा वो बोलते थे और इतना प्रेम से डील करते थे कि व्यक्ति पहली बार मिलकर ही उनका फ़ैन हो जाता था। तो वो एक साधु की वाणी को बताता है, और वास्तव में साधु नहीं, हर एक मनुष्य को बहुत मीठा बोलना चाहिए। इस तरीके से बोलो कि सामने वाले का दिल सिर्फ वाक्यों से ही हम जीत लें। कार्यों से तो बहुत दूर की बात है, वो तो करना ही है, लेकिन वाक्यों से ही उसका दिल जीत लें। अनुद्वेगकरम। और शब्द कैसे होने चाहिए? सत्यम, हमेशा सत्य बोलें, असत्य नहीं। कभी कभी लोग बोलते हैं, देखो आपको सुनने में कैसा भी लगेगा, मैं सत्य बोलता हूँ, सच तो कड़वा होता है। अरे कहाँ लिखा है भाई सच कड़वा होता है? सच को अच्छे तरीके से भी बोला जा सकता है। वी नीड टू लर्न हाउ टू स्पीक, राइट। इसलिए सत्य बोलना है, लेकिन कड़वे तरीके से नहीं बोलना है, अच्छे से बोलना है, राइट। जैसे हमारे एक भक्त, आपने देखा होगा हमारे पास माला की थैली रहती है, माला हम थैली में रखते हैं ना, चैंटिंग बीग बैग। तो वो थैली बहुत गंदी हो गई थी, राइट। अब उनको करेक्शन कैसे दें कि प्रभु जी आपका जब थैली जो है बहुत गंदी हो गई, आपने कई दिनों से धोई नहीं है। तो कहते हैं कि प्रभु आपका हृदय बहुत शुद्ध है, एकदम निर्मल शुद्ध है। तो वो भक्त भी कंफ्यूज हो गए, बोले ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो मैं तो जानता हूँ मेरे अंदर तो बहुत गंदगी है। बोले प्रभु जी ऐसा नहीं है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोले आपके हृदय का सारा मैल निकल के आपकी जब थैली में आ गया है। तो इतना हंसा मैं समझ गया आपका मैसेज, मैं आज ही जाके धो लूँगा इसको। दिस इज़ द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। समटाइम्स वी हैव टू थिंक इनडायरेक्ट। किस तरीके से हम कम्युनिकेट करें? सीधा सीधा बोल दे, अरे प्रभु जी जब थैली धो लिया करो, इतना क्यों आलस करते हो? तो सामने वाला बुरा मान जाएगा, अरे प्रभु जी कैसे बोल सकते हैं। तो छोटी सी चीज़ है, लेकिन किस तरीके से कम्युनिकेट करना है। इसलिए सत्यम और प्रियम, अगर बोलना भी है तो प्रिय तरीके से। इट शुड बी प्लीजिंग, सुनने में अच्छा लगे, बुरा ना लगे। और वो सत्य बोलना है जो हितकारी हो, हितम चयत, उससे किसी का भला होने वाला हो, राइट। ऐसा सत्य नहीं बोलना है जिससे किसी का नुकसान हो जाए या फिर जिससे कोई बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाए।
तो सत्य बोलना है, प्रिय तरीके से बोलना है और हितम, उसके भले के लिए बोलना है। और ये सब कहाँ से आता है? स्वाध्याय अभ्यासनम चैव, स्वाध्याय करना पड़ेगा। इसके लिए हमें शास्त्र पढ़ना पड़ेंगे, साधुओं से मिलना पड़ेगा और वो जैसा बताते हैं उसका अभ्यास करना पड़ेगा, तब वो धीरे धीरे आएगा, राइट। तो स्वाध्याय अभ्यासनम चैव, वैसे दिस वॉज आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ। तो यहाँ पर हम थे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैंने बताई। नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज, यू सी, एक्टिव लिसनिंग। कम्युनिकेट करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें सुनना चाहिए। लोगों ने सुनना छोड़ दिया है, या फिर दूसरे शब्दों में बोला जाए, लोगों की सुनने की क्षमता खत्म हो चुकी है। पहले के लोग बहुत सुनते थे, सहन करते थे, लेकिन आजकल लोग सुनना नहीं चाहते। अंदर से इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं, इतने एजिटेटेड हैं कि थोड़ा सा कोई चिंगारी लगा देता है तो ये एकदम बम की तरह फट जाते हैं, राइट। सो पीपल हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू हियर। लेकिन ये हियरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान ने 2 कान दिए, 1 मुख दिया है, सबको पता है। हमें सुनना डबल चाहिए, बोलना हाफ चाहिए, लेकिन होता उल्टा है। थोड़ा सा कुछ इंडिकेशन देने की ज़रूरत है। सामने वाला जो गंगा जमुना भगाता है, जिसकी कोई हद नहीं है। सो वी शुड हियर। जब तक हम सुनेंगे नहीं, हम समझेंगे कैसे? और इसके लिए बहुत ज़रूरी है, वी शुड हैव पेशेंस, धैर्य होना चाहिए। लोगों के अंदर धैर्य खत्म हो चुका है। मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन मैं भी कोट नहीं कर रहा हूँ। सो लोगों के अंदर धैर्य खत्म हो चुका है। देयर इज़ नो नीड टू रन सो हार्ड एंड फास्ट। लोग आजकल जितना फास्ट पेसेड वर्ल्ड में जी रहे हैं, उतनी समस्या ज़्यादा हो रही। हम, यू सी, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज फोकसिंग ऑन वन थिंग। आई टेल यू, ये रिसर्च है इसके ऊपर। जो ज़्यादा मल्टी ब्रांच्ड होते हैं, कृष्ण भी कहते हैं इस विषय में, व्यवसायात्मिका बुद्धि एके हा कुरु नंदना बहुशाखा यनंताश बुद्धयो व्यवसायिनाम। जो व्यक्ति डिटरमाइंड है, उसकी बुद्धि एक जगह फिक्स्ड रहती है, पिन पॉइंटेड। जिसकी बुद्धि मल्टी ब्रांच्ड है, जो बहुत जगह सोचता है, वो ज़्यादा सक्सेस प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए पॉइंट इज, हम जिस समय जो कार्य कर रहे हैं, वी शुड कम्प्लीटली फोकस एंड एब्जॉर्ब इन दैट। जब हम वो करेंगे, ऑटोमेटिकली सभी चीज़ों में क्वालिटी आने लगेगी। सो पेशेंस टीचेस दैट। जो धैर्य है हमें वो सिखाता है। अगर हम किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो सिर्फ बातचीत ही करें। डो नॉट एंटरटेन योर फोन कॉल्स, डो नॉट एंटरटेन योर अदर क्लाइंट्स, डो नॉट एंटरटेन अदर पीपल। सबको होल्ड पे रखो। जिसको समय दे रहे हो, भले कम समय दो, लेकिन गिव 100% ऑफ योर टाइम। हर चीज़ में जो कार्य कर रहे हो, बच्चे के साथ हो तो बच्चों के साथ 100% टाइम दीजिए। ऑफिस में हो तो सिर्फ काम की बात कीजिए। घर पर हैं तो सिर्फ फैमिली को टाइम दीजिए। खा रहे हैं तो सिर्फ खाने पे फोकस कीजिए। व्हेन यू गिव 100% ऑफ ऑन व्हाट यू आर डूइंग एट द मोमेंट, ऑटोमेटिकली क्वालिटी कम्स एंड पेशेंस कम्स। तो लोगों के अंदर धैर्य खत्म हो चुका है। एंड टॉलरेंस, कई बार होता है, अ पर्सन इज़ फ्रस्ट्रेटेड, वो व्यक्ति बहुत क्रोध में है, वो अपना क्रोध निकाल रहा है। उस समय हम जानते हैं इस व्यक्ति को कि ये, मैं इसको देख रहा हूँ, मैं 15-20 साल से जानता हूँ, व्यक्ति कभी इतना गुस्सा नहीं होता है, लेकिन आज मेरे ऊपर इतना गुस्सा हो रहा है, इतना कुछ बोल रहा है, इसका मतलब ज़रूर ये बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। अगर मैं इसके वर्ड्स को सीरियसली लेकर के इसके ऊपर रिएक्ट कर दूँ, इसको पलट करके कुछ बोल दूँ, या फिर मैं कुछ कर दूँ, तो रिलेशनशिप पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। इसलिए बेटर है टॉलरेट। वो निकाल रहा है अपने अंदर की भड़ास, उसको निकालने दो। मैं जानता हूँ वो व्यक्ति नहीं बोल रहा, उसके अंदर का फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है। सो लेट मी हियर। ये उस विष के समान है जो हमें पी करके यहाँ पे रखना है, जैसे भगवान शिव ने रखा था। अंदर ले लिया पूरा तो हम परेशान हो जाएंगे। तो लेट हिम स्पीक अप। उसको बोलने दो। एक बार बोल कर वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, फिर हम बोलेंगे। सो डोंट टेक हिज वर्ड सीरियसली। इट रिक्वायर्स टॉलरेंस। लोगों के अंदर टॉलरेंस की क्षमता भी खत्म हो चुकी है। नाउ माइंड यू, ये सारी चीज़ें भगवान का नाम लेने से बहुत जल्दी डेवलप होती हैं। जब हम बड़े ध्यानपूर्वक पूरे एब्जॉर्प्शन के साथ कृष्ण का नाम जाप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये सारे गुण अपने आप बहुत जल्दी विकास होते हैं। इट्स द शॉर्टेस्ट फॉर्मूला फॉर डेवलपिंग दीज क्वालिटीज, पेशेंस, टॉलरेंस। देन थर्ड इज मेच्योरिटी। It takes a great amount of maturity to analyze a situation. कौन सी परिस्थिति किस मात्रा में बिगड़ रही है, उसमें हम कैसे अपने आप को संभालें, सामने वाले को समझें और एक समाधान लेकर के आएँ। It takes great amount of maturity.
एक बार सोक्रेटिस वो अपने किसी फ्रेंड के साथ बात कर रहे थे अपने घर में। फर्स्ट फ्लोर से उनकी वाइफ चिल्लाना चालू करती है, कुछ बोलती है, तो फ्रेंड थोड़े से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि क्या भाई घर में गेस्ट है, उनकी वाइफ चिल्ला रही है। तो सोक्रेटिस बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, हम बाहर चल के बात कर लेते हैं। तो उनकी वाइफ देख लेती है उठ करके बाहर जा रहे हैं, तो अंदर से एक भरी हुई पानी की बाल्टी लाती है और जैसे गेट के बाहर ये कदम रखते हैं पानी की बाल्टी गिरा देती है। सोक्रेटिस पूरे गीले और इनका फ्रेंड तो आश्चर्यचकित, माय गॉड क्या हो गया। तो वो बोलते नहीं हम घबराओ मत, पहले बिजली कड़क रही थी अभी बारिश हो गई और कुछ नहीं, हम हमारा डिस्कशन कंटिन्यू रखते हैं। सो इट टेक्स ग्रेट अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी टू टॉलरेट सच सिचुएशंस। वैसे हस्बैंड्स को सिखाने की ज़रूरत नहीं है, उनका तो अनुभव हो गया है सालों से ही सारी चीज़ों का। सो मैच्योरिटी, यू सी, कब हमें बोलना चाहिए, कब शांत रहना चाहिए, कब हमें स्ट्रांग रूप में खड़े होना चाहिए, कब एडजस्ट करना चाहिए, कब झुकना चाहिए, ये सीखना चाहिए, राइट। एक महिला एक साधु के पास आती है, बोले बाबा जी हमारे घर में बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, मेरे हस्बैंड के साथ बहुत लड़ाई झगड़ा होता है। बोले अच्छा, कुछ उपाय दीजिए, कुछ समाधान दीजिए। बोले ठीक है। तो एक बॉटल में एक पानी देते हैं, बोले ये विशेष मंत्र जड़ित एक जादुई पानी है, जब भी लड़ाई झगड़ा हो आप अपने इसको मुंह में डाल लेना और पीना मत, जैसे लड़ाई झगड़ा शांत हो जाए उसके बाद पी लेना, ठीक है। इट्स कॉमन स्टोरी, आपने सुनी होगी। सो ठीक है, तो जाती है घर में, तो अगले दिन लड़ाई झगड़ा होना चालू होता है, तो ये कुछ बोलती हैं, उधर से हस्बैंड कुछ बोलना चालू करते हैं, इनको एकदम ध्यान आता है अरे बाबा जी ने पानी दिया है, तो एकदम लाती है बॉटल और एक घुट पी के मुँह में रख लेती है। हस्बैंड चिल्ला रहा है, इधर से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। 5 मिनट में शांत हो जाता है। 5 मिनट में शांत हो गया और ये महिला आश्चर्यचकित, क्या बात है, जहाँ 2 घंटे लड़ाई चलती थी अभी 5 मिनट में शांत। हस्बैंड चिल्ला के चला गया 5 मिनट बाद और ये पानी पी करके इतनी खुश है, वाह बाबा जी की क्या कृपा है, क्या जादुई पानी दिया कि 5 मिनट में लड़ाई झगड़ा शांत। ऐसी दूसरे तीसरे दिन फिर लड़ाई झगड़ा होता है, फिर 5 मिनट में शांत। तो हफ्ते के बाद जाती है बाबा जी के पास, पैरों में गिर जाती कि आपने क्या चमत्कारी पानी दिया है, क्या जादू है उसमें, किस लड़ाई झगड़ा होना ही बंद हो गया आजकल। तो समझाते हैं पानी में जादू नहीं है, क्योंकि आप चुप हो गए इसलिए सामने वाला भी चुप हो गया। तो जब पानी हमारे मुंह में है तो हम बोल नहीं पाएंगे, राइट। सो इट्स एन आर्ट कि किस प्रकार से चुप होना ज़रूरी है। सो इट टेक्स मैच्योरिटी, ये परिपक्वता इसमें लगती है कि किस परिस्थिति में बोलना चाहिए, किस परिस्थिति में चुप रहना चाहिए। इसलिए देयर इज़ अ वेरी स्पेशल सेइंग, स्पीक ओनली व्हेन वर्ड्स आर बेटर देन साइलेंस, राइट। जब हमारे शब्द खामोशी से ज़्यादा शक्तिशाली हों तभी बोलना चाहिए, अदरवाइज साइलेंस इटसेल्फ इज़ अ वेरी पावरफुल वेपन। शांत रहना अपने आप में बहुत बड़ा शक्ति है या फिर एक वेपन है, राइट। So this is maturity. Now, what is most important? One of the signs of maturity is अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग वीकनेसेस होती हैं, अलग अलग स्ट्रेंथ्स होती हैं। हमें सीखना पड़ेगा उनको वो जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करना। इन गुड टाइम्स और बैड टाइम्स व्यक्ति जैसा है उसको स्वीकार करना सीखना पड़ेगा। जैसे बच्चा जैसा भी होता है, माँ उससे बहुत प्रेम करती है, उसी प्रकार से हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे स्पाउस हैं, हमारे कलीग्स हैं, हमारे दूसरे लोग हैं जो हमारे साथ रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं, वो जैसे हैं जब हम स्वीकार करना सीख जाएंगे विथ टोटल एक्सेप्टेंस, विथ टोटल लव, विथ टोटल सपोर्ट, दैट इज़ अनकंडीशनल लव एंड इट टेक्स ग्रेट अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी टू एक्ट लाइक दिस। इसको करने के लिए बहुत ज़्यादा परिपक्व किसी व्यक्ति को होना पड़ेगा, अदरवाइज चुटकियों में रिलेशनशिप्स टूटते हैं। रहीमन धागा प्रेम का ना तोड़े चटकाए, जोड़े से भी ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। तो एक बार चटकने के बाद जुड़ेगा नहीं, जुड़ गया तो गांठ पड़ गई, वो जीवन भर गांठ रह जाएगी, इसलिए चटकने नहीं देना चाहिए। एंड लास्ट लेसन इज डोंट एंटरटेन थर्ड पर्सन। कई बार होता है कि हमारे अजम्पशंस, हमारे परसेप्शंस किस पे क्रिएट होते हैं, कोई तीसरा व्यक्ति आता है और दूसरे व्यक्ति के बराबर में कुछ कह के जाता है। मेरे साथ भी मैंने जीवन में बहुत महसूस किया है, किसी भक्त के बारे में मुझे किसी ने कुछ बोला, थोड़ा भला बुरा बोला, मैं उससे मिला नहीं कभी, लेकिन मुझे पहली प्रिकॉशन के रूप में उसने बोल दिया
और मेरा उसको देखने का नज़रिया पूरा चेंज हो गया, डील करने का नज़रिया चेंज हो गया। मैं उतना प्रेम से डील नहीं कर पा रहा था उससे, बिकॉज मैं बहुत सावधान था या फिर मैं उसको बुरी नज़रों से देख रहा था। लेकिन जब मैंने उसको कुछ सालों के बाद एनालाइज़ किया तो मैंने देखा ये व्यक्ति वैसा नहीं है। ही इज़ अ वेरी वंडरफुल पर्सन, बहुत अच्छा व्यक्ति है। लेकिन ये तीसरे व्यक्ति ने मेरे कान भर दिए थे, जिसके कारण मैं उसको अच्छे से देख नहीं पाया। मेरा संबंध उससे 1-2 सालों तक खराब रहा, और उसको भी रिफ्लेक्ट हो गया कि शायद प्रभु जी में कुछ समस्या है, ये मुझसे प्रेम नहीं करते हैं, ये मुझे पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मुझसे अच्छे से डील नहीं कर रहे हैं। तो कई बार होता है कि व्यक्ति में कोई समस्या नहीं, लेकिन तीसरा व्यक्ति आकर के थोड़े कान भर देता है, जिसके कारण समस्याएं चालू हो जाती। हो सकता है तीसरा व्यक्ति जो बोल रहा है वो सही हो, लेकिन सर्कमस्टेंशियल हो, उसके साथ कुछ गलत हुआ हो, लेकिन किसी अलग परिस्थिति में, लेकिन सामान्य रूप से व्यक्ति बहुत अच्छा है। इसलिए जब हम लोगों से डील करते हैं तो बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत कुछ बोलेंगे। रिस्पेक्ट एवरीवन, सबका सम्मान कीजिए, सबकी सुनिए, लेकिन एक बाउंड्री अपने आप में सेट कीजिए कि उस इंटरनल बाउंड्री में कोई अंदर ना आ पाए। जब हम किसी से डील करें तो दूसरे का चश्मा हम पहन के डील ना करें, हम हमारे चश्मे से ही देखेंगे, राइट। सो वी हैव टू सेट अवर विजन। ये इसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। Finally, in spite of all reasons to break the relationship, if you still continue, that is love. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Prabhuji, communication is a tremendous power. Undoubtedly, after this session, we can easily understand. And thank you very much for the beautiful session. And my question is, sometimes we belong to a corporate culture, and if we belong to particular sales background, so sometimes we have to be very tough, and because we have to be very much result oriented, sometimes sales is not coming out, so we have to be very much tough towards them. So how to deal in this situation? Very nice. बहुत अच्छा प्रश्न है। You see, ये कॉर्पोरेट कल्चर में इट्स अ वेरी बिग चैलेंज। ठीक है, भक्तों के समाज में तो हमको सबको साथ में रहना है, घर में हमको सबको साथ में रहना है, इसलिए एडजस्ट करना है। पर कॉर्पोरेट कल्चर में क्यों एडजस्ट करेंगे? वाई शुड वी टॉलरेट सो मच व्हेन अ पर्सन इज़ नॉट परफॉर्मिंग? वाई शुड वी टॉलरेट सो मच व्हेन अ पर्सन इज़ पॉलिटिकिंग? वाई शुड वी टॉलरेट सो मच व्हेन अ पर्सन इज़ क्रिएटिंग सो मच डिस्टर्बेंस? इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। दैट्स ट्रू। इसलिए भगवान भी ये चीज़ देखते हैं, जो धर्म विरोधी हैं या फिर जिन लोगों के कारण समाज में उत्पात पैदा हो रहा है, उन लोगों को वहाँ से हटना अच्छा है। इसलिए भगवान कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो कृष्ण भी उस हिसाब से डील कर रहे हैं। जो भक्त लोग हैं, भगवान उनकी रक्षा करते हैं, और जो धर्म विरोधी हैं, जो अभक्त हैं या फिर जो राक्षसी प्रवृत्ति वाले हैं, उनको उनका संहार करते हैं। कृष्ण कम्स फॉर दैट। तो हमें प्रिंसिपल्स अप्लाई करने हैं, लेकिन इन प्रिंसिपल्स को सावधानीपूर्वक अप्लाई करना है। सेम प्रिंसिपल कैन नॉट बी अप्लाइड विथ एवरीवन। जैसे कई बार हम बोलते हैं कि वी शुड बी इक्वल टुवर्ड्स ऑल लिविंग एंटिटीज़, वी शुड सर्व एवरीवन नाइसली। दैट्स ट्रू। सर्व एवरीवन मतलब सिर्फ मनुष्य नहीं, सारे दूसरे जीवों को भी। पर इसका मतलब ये नहीं कि जैसे हम जो भक्तों को सम्मान देते हैं, उनके सामने जाकर के झुकते हैं, प्रणाम करते हैं, हम शेर के सामने भी जाकर के वैसे ही प्रणाम करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। सबको सम्मान देने का तरीका अलग होता है, राइट। शेर के सामने हम प्रणाम करेंगे तो शेर भी खुश हो जाएगा, वाह भगवान आपने अपना प्रसाद भेज दिया मेरे लिए आज तो वो अलग प्रार्थना गाना चालू कर देगा। इसलिए लोग किस व्यक्ति से कैसे डील करना चाहिए, दैट वी हैव टू नो। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो माहौल ख़राब कर रहा है, जिसके नहीं रहने से कॉर्पोरेट कल्चर या फिर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी या फिर माहौल आपकी कंपनी में अच्छा होगा, तो उस व्यक्ति को बाहर निकालिए। लेकिन ऐसे जब भी स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने हों, सो मेक श्योर द सिलेक्शन ऑफ योर वर्ड्स, द सिलेक्शन, द मेकअप ऑफ योर सेंटेंसेस, इट शुड नॉट बी हर्टिंग। वो ऐसे ना हो जिससे सामने वाला हर्ट हो जाए। वो आप प्रेम से कम्युनिकेट कीजिए, उसकी गलती ही उसको बताइए, लेकिन उसको ये मैसेज मिलना चाहिए कि हाँ, ये मेरी गलती की वजह से मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि व्यक्ति मुझसे ईर्ष्या करता है या मेरे खिलाफ कुछ पॉलिटिक्स कर रहा है, बट इट इज़ बिकॉज ऑफ माई मिस्टेक आई हैव टू गो। तो वो आपके लिए जीवन भर ग्रेटफुल रहेगा, आपके साथ उसका संबंध अच्छा रहेगा। साथ ही साथ उसको फीडबैक में मिल जाएगा कि मेरी इस गलती के कारण मैं यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाया, तो अगली जगह मैं जहाँ जाऊँगा
वहाँ पर इस प्रकार की गलती ना करूँ, राइट. सो इवन द मिस्टेक्स विद द करेक्शंस ऑल्सो दैट हैज़ टू बी गिवन इन अ वेरी प्रॉपर पॉजिटिव मैनर सो दैट पर्सन कैन अंडरस्टैंड, राइट. हिंदी में कहावत है कि हमको सांप मारना है लेकिन लाठी नहीं तोड़ना है, वैसा. डज इट हेल्प्स? थैंक यू. हरे कृष्ण प्रभु. यस प्रभु. अभी एक आपने कम्युनिकेशन पे बोला, मैं एक आपका अटेंशन रिक्वेस्ट करूंगा ऑन ओवर कम्युनिकेशन. या हम अभी ऑफ लेट ये देख रहे हैं कि थैंक्स टू वैरायटी ऑफ सोशल मीडिया थिंग्स वी आर ओवर कम्युनिकेटिंग आल्सो. So how to draw a balance between communication and an over communication? Right. Very nice question. Over communication or information load, this is very common nowadays. इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन है और माइक्रो मैनेजमेंट ये उससे रिलेटेड है. ऑफन टाइम्स ओवर कम्युनिकेशन इज़ देयर बिकॉज ऑफ माइक्रो मैनेजमेंट. मैनेजर इतना डिटेल में जाता है कि हर चीज़ आप मुझसे पूछ कर करो, हर चीज़ मुझे बता कर करो, अगर नहीं बताया तो ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए. सो देयर आर पीपल हु आर लाइक परफेक्शनिस्ट, दे कैन नॉट टॉलरेट इवन अ लिटिल बिट ऑफ इम्परफेक्शन. लेकिन ऐसा ठीक नहीं है. कम्युनिकेशन मीन्स आपको देखना पड़ेगा, द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ मैसेज. जब आपका मैसेज प्रॉपरली कम्युनिकेट हो गया है, आप जैसा समझाना चाह रहे हैं वैसा सामने वाला समझ चुका है, दैट मीन्स योर कम्युनिकेशन इज़ 100% डन. अगर वो आपको 2 पेज का कम्युनिकेशन करना हो तो कीजिए, अगर 2 शब्दों का करना हो तो कीजिए, या साइलेंस रहकर भी कम्युनिकेट करना हो तो कीजिए. कई बार आंखों के इशारों में भी कम्युनिकेशन हो जाता है, बोलने की भी ज़रूरत नहीं. सो यू हैव टू चूज़ अ मीडियम जिसमें आपका मैसेज 100% कम्युनिकेट हो जाए. भगवद गीता की जहाँ हम बात करते हैं तो अर्जुन एक ही प्रकार के प्रश्न को बार बार घुमा घुमा के पूछ रहे हैं अलग अलग शब्दों में, और कृष्ण जवाब दे रहे हैं. वैसे आइडियली दूसरे अध्याय में कृष्ण ने गीता कंप्लीट कर दी थी पूरी, लेकिन फिर अर्जुन के डाउट्स हैं, अर्जुन क्लैरिफाई करना चाह रहे हैं, ही इज़ गोइंग इनटू डिटेल्स. तो भगवान फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहे थे, तुमको बोल दिया ना, तुम करो ना यार, मैं बोल रहा हूँ करो. ही इज़ नॉट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, ही इज़ आंसरिंग. जब तक अर्जुन प्रॉपरली कन्विंस नहीं हुए तब तक भगवान आंसर करते रहे, राइट. एंड फाइनली एट द एंड व्हेन अर्जुन सेज हाँ नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तत् प्रसादात् मया च्युता, अब मेरा सारा मोह खत्म हो चुका है, मेरी स्मृति वापस आ जाए, अब क्या करेंगे, करिष्य वचनम तव, आप जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे. सो भगवान ने सुना, और जब तक अर्जुन कन्विंस नहीं तब तक भगवान करते रहे. सो यू हैव टू नो द लिमिट्स, किस व्यक्ति के साथ कितना कम्युनिकेट करना है, कितनी आवश्यकता है. कोई छोटे से हिंट्स में भी समझ जाता है, उसको ज़्यादा परेशान मत करो, और किसी को बहुत डिटेल में कम्युनिकेट करना पड़ता है. सो ओवर कम्युनिकेशन देयर कैन नॉट बी एनी प्रिंसिपल और अ लाइन टू ड्रॉ. इट डिपेंड्स ऑन अ पर्सनस एबिलिटी टू अंडरस्टैंड. वो कितनी जल्दी समझ रहा है, हम कितना जल्दी एक्सप्लेन कर रहे हैं. बट एक बार समझ गया उसके बाद भी हम बोले जा रहे हैं, सो दैट ब्रिंग्स फ्रस्ट्रेशन. तो वो एक व्यक्ति को सीखना चाहिए. व्हेन अ पर्सन इज अंडरस्टूड देन यस, लीव हिम, गिव हिम द स्कोप, ही विल परफॉर्म, राइट. थैंक यू. हरे कृष्ण. We are feeling blessed with today's theme. In fact, there are certain real obstacles in total acceptance, Yeah. like false ego or grey area or different kinds of status and all that. So can you throw some more light to simplify the theme of total acceptance? वेरी नाइस पॉइंट. एक बार एक भक्त से किसी ने पूछा, एक भक्त ने एक लेक्चर दिया था कि एक्सेप्टिंग अ पर्सन इन टोटलिटी, राइट. तो हम सबको एक्सेप्ट करें या फिर सबको सही नज़रों से देखें. तो किसी ने प्रश्न पूछा कि ऐसा कैसे संभव है, कोई व्यक्ति बहुत बुरा है ना, उसने बहुत गलत काम किए हैं, हम उसके ऊपर कैसे कृपालु हो सकते हैं, उसका कैसे भला कर सकते हैं, उसको किस दृष्टि से देखना चाहिए. देन ही गिव द एग्जाम्पल कि किसी बच्चे से पूछो जिसकी माता वैश्या है, वो अपनी माता को कैसे देखता है. डज ही एक्सेप्ट हर और नॉट. यस, ही एक्सेप्ट्स हर बिकॉज ही डोंट हैव एनी चॉइस. किस कारण से वो उस प्रोफेशन में आई, डजंट नो. किस तरीके से उसने बच्चे को देखा है, बच्चे को पाला पोस कर बड़ा किया है. जब बच्चा वो समझ जाता है देन ही एक्सेप्ट्स,
राइट। तो जो लोग गरीबी से नीचे से ऊपर उठे हैं, दे हैव सीन द सेक्रीफाइसेस ऑफ देयर पेरेंट्स। आपने कई बार स्टोरीज देखी होंगी कि ये आईएएस ऑफिसर हैं, इनके पिताजी टैक्सी ड्राइवर हैं, ये आईएएस ऑफिसर हैं, इनके पिताजी चौकीदार हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं। सो भले ही वो आईएएस ऑफिसर बन चुके हैं, कलेक्टर बन चुके हैं, बट दे एक्सेप्ट देयर पेरेंट इन टोटलिटी। उनको शर्म नहीं आती बोलने में कि ये मेरे पिता हैं, बल्कि वो गर्व के साथ एक्सेप्ट करते हैं, बिकॉज दे नो वॉट हार्डशिप्स दे हैव गॉन थ्रू इन ऑर्डर टू रेज देयर चाइल्ड, राइट। इसलिए एक्सेप्टिंग अ पर्सन इन टोटलिटी इट्स अ ग्रेट आर्ट। जैसे माता पिता से भी पूछा जाए, माता पिता चाहते हैं हमारा बच्चा बहुत बुद्धिमान हो, माता पिता चाहते हैं हमारा बच्चा बहुत तेज़ हो, बहुत यशस्वी हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर कोई दिव्यांग आ गया तो क्या माता प्रेम नहीं करेगी, क्या पिता प्रेम नहीं करेंगे? दे एक्सेप्ट इन टोटलिटी। वो पूरे जीवन भर उनकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। आई हैव सीन माता पिता बूढ़े हो चुके लेकिन फिर भी अपने जवान बेटे को पाल रहे हैं, जवान बच्ची को पाल रहे हैं। सो उनका प्रेम बच्चों के लिए कम नहीं होता। सो व्हेन लव इज़ देयर, एक्सेप्टेंस ऑटोमेटिकली कम्स। हमारी फैमिली में हम वो प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। सिमिलरली व्हेन दैट लव एक्सपांड्स, जो दूसरों के लिए भी आता है, तो ये एक्सेप्टेंस का गुण अपने आप आने लगता है। इसके विपरीत जो आपने बोला, जब व्यक्ति के अंदर अहंकार ज़्यादा है, जब व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या ज़्यादा है, या फिर से कुछ सेल्फिश डिज़ायर्स हैं, ही विल नॉट बी एबल टू एक्सेप्ट, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए इफ़ समवन वांट्स टू एनहांस दिस क्वालिटी ऑफ टोटल एक्सेप्टेंस, उसको खुद के ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा, उसको अपना अहंकार कम करना पड़ेगा, उसकी सेल्फिश डिज़ायर्स कम करनी पड़ेंगी। ही हैज़ टू लर्न हाउ टू बिकम सेल्फलेस, हाउ टू सर्व अदर्स। इस प्रकार से जब आगे बढ़ेगा तब वो एक्सेप्ट कर पाएगा। एंड द बेस्ट वे टू डू इज़, सिर्फ भगवान के नज़दीक जाओ। भगवान के नज़दीक जाने से अपने आप ये गुण आने लगते हैं। ठीक है प्रभु, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो अभी हम एक्चुअली हम लोग समय की बहुत कमी है, इसलिए हम लोग और क्वेश्चन अभी ले नहीं पा रहे हैं। मुझे पता है आप में से कई लोगों के और भी प्रश्न होंगे, लेकिन वी हैव टू टेक केयर ऑफ टाइम आल्सो। तो हमारे बीच में संदीप गुप्ता प्रभु हैं। बाय प्रोफेशन ही इज अ सीए, और आप सब अन्नामृत फाउंडेशन के बारे में जानते होंगे शायद। ये जो फाउंडेशन है पूरे देश में जो मिड डे मील चलता है, और वो अन्नामृत फाउंडेशन के अंदर हो रहा है, और गरीब लोगों को खाना दिया जाता है अन्नामृत फाउंडेशन के माध्यम से। तो संदीप गुप्ता सर, he is one of the 12 board members of that foundation, and he is a big contributor for our temple also, and also he is very dear to His Holiness Bhakti Charu Swami Maharaj. Today he wants to say some words of gratitude, so we will request Prabhuji for 2 minutes you can say. Thank you, Guru. Hare Krishna to everyone. So, do you think this word is a word or something else? मेरे हिसाब से ये एक उच्चारण नहीं, पूर्ण ईश्वर है। शायद इस्कॉन में आके बहुत सारे लोगों को ये चीज फील हुई होगी, और वो मेरे साथ भी हुई है, क्योंकि ये शब्द नहीं, एक शक्ति है जो शायद हमारे शरीर के अंदर करंट से फ्लो करती है। आप जैसे ही कृष्ण का नाम लेते हैं, अपने शरीर में एक अद्भुत शक्ति आती है। शायद हमें इससे एनर्जी भी मिलती है। आपसे क्षमा चाहूंगा क्योंकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, जिसमें मैं इनके साथ ऑडिटर इतना अच्छा लगता नहीं, मुझे कुछ लिख के आया था जब अपने मन में भावना थी नहीं, शायद इसलिए लिख के पढ़ रहा हूं मैं, क्योंकि हम सब सनातनी हैं और आस्तिक है। नास्तिक कोई नहीं होगा जो यहाँ बैठा होगा। हम बचपन से अपने घरों में तीज त्योहार होती है, बट जो एक त्योहार के रूप में बनाया जाता है वो जन्माष्टमी होती है, जो भगवान के जन्म का त्योहार बनता है, और वो इस्कॉन में ही मनता है ज्यादा अच्छी चीज, सब घरों में मनाते हैं। बट इस्कॉन में आने के बाद शायद मैंने सीखा कि इतना अच्छी तरीके से भगवान का जन्म कैसे हुआ था। उस समय की तकलीफ को देखने के बाद यहाँ आके देखते तो लगता है बहुत सुकून मिलता है कि भगवान का जन्म होने से बाद जो उत्साह होता है वो इस्कॉन में देखने को मिला। क्योंकि इस्कॉन की स्थापना भगवान ने इसीलिए की थी कि ये हरि का नाम घर तक पहुंचे, हर घर घर पहुंचे। ऐसा ना हो कि किसी के पास जाए ताकि वो सबको जोड़े। और ये जो प्रोग्राम यहाँ किया जा रहा है वो इसीलिए किया जा रहा है कि ये जो नाम है हरि नाम, ये हर घर तक पहुंचे, हर तक पहुंचे, इसलिए किया जा रहा है। मेरे को जो बोला गया ग्रेटिट्यूड करने के लिए, इस्कॉन में मेरा शायद पुराना संबंध नहीं बताऊंगा मैं, 1980 की छोटी सी कहानी बता रहा हूँ प्रभु जी।
मैं कुछ 12 साल का था, तो मेरे पिताजी मुझे मुंबई में ले गए थे वर्ल्ड कप दिखाने के लिए हॉकी का। मेरे पिताजी वर्ल्ड कप देखने गए थे, तो वहां पर इस्कॉन का टेम्पल नया नया जुहू में बना था। तो वहां पर जाने के बाद बहुत छोटा था, तो वहां जाके जब घुसे तो बच्चों को भी पता नहीं मंदिर क्या होता, मंदिर महाकाल मंदिर ही देखा था उन्होंने वहां पर। तो जब मंदिर में गए तो मुझे देखा, मैंने इतनी अद्भुत मूर्ति, शांत वातावरण, मृदंग की ताल पे जो आरती में जो नृत्य हो रहा था वो शायद इतना सुंदर था कि वो मन में अमिट छाप छोड़ गया। और कुछ साल बाद, कुछ 10-12-15 साल बाद उज्जैन में जब बना, तो भक्ति चारू महाराज यहाँ पर मंदिर की स्थापना करी, चाहे वो चाहे कम्युनिटी हॉल में हो चाहे यहाँ पर हो, वही मूर्ति, वही था और वही नाच और वही शांत वातावरण देख के इतना अच्छा लगा कि मैं अपने आप को उस समय से जोड़ता हुआ यहाँ तक लाया और मंदिर से जुड़ गया। और मंदिर में जुड़ने के बाद महाराज ने अपने साथ मुझे जोड़ा, अपने साथ सेवा का मौका दिया। जैसे प्रभु जी ने बताया, हमारा फाउंडेशन, इसका पुराना नाम इस्कॉन फूड रिलीफ फाउंडेशन था। उज्जैन में इसका किचन चलता था, 25,000 बच्चों को हम खाना देते थे यहाँ पर। 2006 से 2016 तक चला, पर किसी कारणवश बंद हो गया यहाँ पर, उसको हम आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए। बट उस प्रकल्प में महाराज ने मुझे सेवा का मौका दिया, महाराज से जुड़ा, तो आज तक मैं जुड़ा हुआ मंदिर से। और मंदिर में पहुंचने के बाद आज भी मुझे ऐसा लगता है कि सेवा का प्रकल्प कोई भी हो, छोटा बड़ा, वो मुझे लेना चाहिए। अगर मैं आज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरा दोस्त यहाँ पर है नितिन गरोड़ है, हम शायद 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट जो शुरू से जब मंदिर से जुड़े हुए हैं, बट शुरू के मैनेजमेंट से अभी तक मैनेजमेंट में, अभी का जो मैनेजमेंट में देख रहा हूँ, इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, कोई आईआईटीएस भी हैं जो यहाँ सेवा दे रहे हैं। तो हम लोकल का होकर के क्यों न सेवा दे मंदिर में आकर के, ये मेरा ध्येय था। और मैं इसमें कहां तक सक्सेस हुआ मुझे नहीं पता है, बट मैंने कोशिश पूरी की है। मैं दीक्षित नहीं हूं, आप जितने आप यहाँ देख रहे हैं मॉक्स के बारे में, प्रभु ने बताया सब दीक्षा लिए हुए हैं, या जिस लेवल पर हम दीक्षा के साथ गए हैं, अपनी डिग्री के साथ गए, मैंने दीक्षा नहीं ली है, बट मैं भक्ति चारू महाराज बिल्कुल चरण स्पर्श करके कहता हूँ, उन्होंने मुझे इतना अच्छा मौका दिया कि अन्नामृत फाउंडेशन में आज की स्थिति में वहां का ट्रस्टी हूं मैं, जो शायद मॉम की हो सकता है, मेरे साथ भी नहीं हो सकता है। वो मुझे महाराज की हुई सेवा का ही फल जो मुझे यहाँ तक लेके आया है। इसलिए मैं सबसे निवेदन यही करूंगा कि आप जिस स्थिति में हैं उसी में सेवा दीजिए, स्टॉल से जुड़िए और जो सेवा का मौका मिले उसे ग्रहण कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। जय गोविंद जय गोपाल केशव माधव दीन दयाल। दीन दयाल प्रभु दीन दयाल, दीन दयाल प्रभु दीन दयाल। दीन दयाल प्रभु दीन दयाल प्रभु दीन दयाल, दीन दयाल प्रभु दीन दयाल। जय गोविंद जय गोपाल केशव माधव दीन दयाल। जय गोविंद जय गोपाल केशव माधव दीन दयाल।
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Krishna